रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसकी बात हम लोग कर रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, बनाइए। ये सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वन बाई थ्री होगा, 1/3 होगा। एक्चुअली 1/3 होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने आपको दो रास्ते बताए थे। एक जो डायरेक्ट हम मोड से बना सकते हैं, फार्मूला बेस्ड, जिसमें हम लोग ए डी माइनस बी सी बाई ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, कल बताया था मैंने। अब ये फ्रैक्शन में है तो परेशानी ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो कर रहे थे वही करेंगे। कल क्या कर रहे थे, हमने बोला कि आप इसको माइनस कर लो। कितना है ये? 4। ये 4 है, और ये कितना है? 4:7 हो गया। ठीक है, 4:7 हो गया। इन दोनों का गैप कितना है? 7। इन दोनों का गैप कितना है? 3। अब 3 को अगर 7 बनाना है तो 7/3 से गुना करेंगे। बात समझ रहे हैं? 3 को अगर 7 बनाना है, 3 को क्या बनाना है? 7। 7/3 से इंटू कर दिए, तो 7/3 से ये भी इंटू हुआ, हुआ ना? और 7/3 से ये भी इंटू हुआ। आप हमको बताओ ये कितना हो गया? 28/3 हो गया ना? ये हो गया 28/3। 28/3 हो गया। और ये कितना हो गया? 49/3। अच्छा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 9+1/3 कह सकते हैं क्या? 28/3 को, 28/3 को क्या कह सकते हैं? 9+1/3। ये कितना है? 9। एडेड की बात थी, आंसर क्या होगा? 1/3। तो 1/3 होगा। ये बात हम लोग कल किए हैं, समझे हैं, सीखे हैं। मॉड से भी इसको बनाया जा सकता था। फार्मूला जो है उस पर पुट कर देंगे तो भी बनेगा। आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, ओके। What numbers should be subtracted from 30, 56, 40 and 76 so that the remaining numbers are in proportions? हो आया? टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। टाइम आप लोग बहुत लगा लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अरे बहुत सिंपल है। ये कितना है और ये कितना है? 1:2 है ना? 1:2 है। अंतर कितना है? और इसका अंतर कितना है? 26। यही है ना? इसको 26 बनाएंगे तो ये 26 हो जाएगा, और ये 52 हो जाएगा। यही होगा ना? हाँ, कितना? 30। 1 कितना गया? 26। कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? 4। सब्ट्रैक्ट की बात की गई थी। तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, सेम फॉर्मूला जो हम लोग लगा रहे थे वही लगेगा, काम वैसा ही कुछ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही होगा ना? ठीक है, क्वेश्चंस बन रहे हैं ना आप लोग से?
थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कम कर दीजिए, अच्छा बन जाइएगा। When x is added to each of the number 2, 3, 30 and 35, the resulting number are in the proportion. What is the second largest term in this proportion? What is the second largest term in this proportion? Options are 45, 35, 40 and 30. 45, 35, 40 and 30. That will be 35 ना? देखो, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना परेशान होकर नहीं बनेगा। आपको सिंपल इसका अंतर निकालना है। कितना आ रहा है? ये है 28 और ये है 32। 28 और 32, 7:8। ठीक है, डिफरेंस कितने का? और यहाँ डिफरेंस कितने का? बहुत बढ़िया, बैलेंस। ये था कितना, ये है कितना, एडेड क्या है? 5। 5 सब में ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म की बात की गई थी, सेकेंड हाईएस्ट 30 है, 30 में 5 ऐड करेंगे, कितना होगा? 35। कल अगर नहीं होंगे तो वीडियो देखना था, वीडियो भी नहीं देखे हैं इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप कल नहीं हैं तो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। कल मैंने बताया था ना ये कैसे कैसे होगा, मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, सब कुछ बताया था। एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा, बड़ा आसान है। क्यों होगा ये भी बताया था मैंने, ऐसा क्यों होगा वो भी बताया था मैंने कि क्यों होगा ऐसा। When x is added to each of the number 30, 15, 21 and 11, the resulting number are in the proportion. So if 6x ratio y, proportion y ratio 3x minus 9, y greater than 0, what is the value of y? पहले x फाइंड होगा, तो बाद y फाइंड हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 का है, 2025 का क्वेश्चन है ये। ओके, देखो इधर, ये कितना है, ये कितना है, 9:4 लिख दे, 9:4 लिख दिया। डिफरेंस कितने का, इसका डिफरेंस 3 गुना करना है। ओके, क्या लिख दें इसको, 27। और लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा हुआ था, व्हाट एक्स इज एडेड ना, कोई बात नहीं, एक्स इज एडेड मतलब एडेड जो होगा वो -3 होगा। एडेड जो होगा वो क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू -3 होगा, एक्स बराबर क्या होगा, -3 होगा, एक्स बराबर -3 होगा। अब एक्स बराबर -3 को इसमें पुट करना है, वाई का वैल्यू आएगा। अगर एक्स के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आप बताओ ये क्या है,
-18 बाई वाई, यही ना, इक्वल टू वाई बाई -18 -18 आप हमको बता दो क्या ये 18 होगा कि नहीं? वाई का वैल्यू क्या होगा? 18। वाई का वैल्यू 18 होगा, वाई विल बी 18। कैसे आएगा +-18? लिखा हुआ है ना, इसलिए लिखा हुआ है वाई इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन जब भी लिखा हुआ रहता है हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन कंडीशन इसी बात के लिए दिया हुआ है कि y जो है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना, यही होगा ना? सही, एक और लास्ट, लास्ट होगा हमको लगता है, हाँ लास्ट, एक लास्ट और कर लो। लो, सेम क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से लेट, कितना होगा? -45। देखो, यही है, क्या है इसका आंसर? और इसका 22:23। कितने का डिफरेंस है? और इसका, इस ये तो 1 है ना, इसी को बना लेते हैं, ये तो 1 है ना, 7 और 8, 1 ही रहने देते, यही है ना। एडेड है 15, एक्स का वैल्यू 15, एक्स का वैल्यू 15 आया तो ये 75 है, 75 बाई वाई इक्वल टू वाई बाई 20। वाई का वैल्यू बताओ, √75 इंटू 27, यहाँ से 25 है और यहाँ से 9 है, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 25 का 5 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया, आंसर हो जाएगा 45। यही होगा ना? गुड, 45, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रोपोर्शन, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, यही समझे हैं। रेशियो होता है when two terms, when two same unit quantities are compared with each other, that is called ratio, and proportion होता है when two ratios are compared with each other, that is called proportion। मैंने बताया रेशियो, 6 टाइप ऑफ रेशियो बताया था, 6, जिसमें डुप्लीकेट रेशियो,
सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, हाँ ओके, कंपाउंड रेशियो एंड इनवर्स रेशियो। इनके क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए क्योंकि ये तो डायरेक्ट वाली बात है, और ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। हम लोग प्रोपोर्शन में गए थे, प्रोपोर्शन में देखे थे कि दो रेशियो को जब हम कंपेयर करते हैं तो प्रोपोर्शन बनता है। प्रोपोर्शन के कुछ नियम थे, कुछ शर्त थे, कुछ कंडीशन थे। प्रोपोर्शन होने का शर्त यही था कि प्रोडक्ट ऑफ इन टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होना चाहिए। फिर हम लोगों ने सीखा था कि टर्म्स कैसे निकाले जा सकते हैं, अगर 4 टर्म में कोई एक टर्म नहीं हो तो कैसे निकाल सकते हैं। 3 टर्म की बात जब होती है तो फर्स्ट, मीन और थर्ड की बात होती है। तब कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कैसे निकालते हैं, थर्ड कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोपोर्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। सब कुछ बहुत आसान था, सब कुछ हम लोग बना सकते थे, और इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, आते भी रहेंगे। आप जो एग्जाम देंगे उसमें भी आएंगे, इस बात की एक्सक्यूरिटी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस पे तो अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चंस है इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो हमें छोड़ना पड़ता है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, अगर उसको मेथड से करने जाते हैं तो समय समय बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने सीखा है उससे समय बहुत कम लगेगा। और कंपटीशन में जिस बच्चे का समय पे कंट्रोल नहीं है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तो हम लोग समय पे कंट्रोल करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का टाइप 2, और ये भी बेसिक टाइप है। अब रेशियो का बेसिक, रेशियो को जब हम लोग खत्म करेंगे ना, रेशियो को 3 पार्ट में खत्म करेंगे। रेशियो, पहले हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर रेशियो, पहले पढ़ेंगे सिमिलर रेशियो। रेशियो, दूसरा पार्ट बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो। ऑफ रेशियो, और तीसरा हम लोग जानते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग ऑफ रेशियो अभी भी हम लोग कर रहे थे। कंपेयरिंग ऑफ रेशियो क्या होता है, जैसे हम लोग जब ये कहते हैं ना कि 3 यूनिट बराबर 500 रुपया, 500 रुपीज, तो ये दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग। रेशियो को कंपेयर करना एक्चुअल वैल्यू के साथ, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग द रेशियो। सिमिलर रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, सिमिलर रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। बहुत बार अगर हमसे ये बातें कही जाती है ना कि ए रेशियो बी 2:3 है और टोटल वैल्यू 60 है, तो फाइंड ए एंड बी। सिंपल सी बात है। हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे सर केवल कंपेयर कर देंगे, काम हो जाएगा। कंपेयर क्या करेंगे कि रेशियो में टोटल वैल्यू 5 यूनिट है, रेशियो में टोटल वैल्यू 5 यूनिट है, और ओरिजिनल में टोटल वैल्यू 60 है, तो हम लोग कह देते हैं 1 यूनिट का मान जो होगा वो 12 होगा। अगर आपको ए का वैल्यू चाहिए तो ए का वैल्यू 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान निकालेंगे, 12 दूनी 24, और बी का वैल्यू 3 यूनिट है, तो हम लोग कह देंगे 3 यूनिट का वैल्यू 12 या 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा। इसको हम लोग बोलते हैं कंपेयरिंग, कंपेयर करना रेशियो को टर्म्स के साथ। जब भी रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू है, तो हम लोग कंपेयर करके वैल्यू पे जाते हैं। इसको बनाने का हम लोगों ने बहुत बार सीखा था बचपन में। इसमें एक कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए का वैल्यू 2k होगा और बी का वैल्यू 3k होगा, हम लोग ये सीखे थे, और बराबर 60 है। यहाँ से हम कहते थे 5k होगा, बराबर 60 है। कांस्टेंट टर्म जो है वो 12 है। 2k का वैल्यू 12 दूनी 24, 3k का वैल्यू 12 या 36। अब ये के की जगह पे हमने x माना था, y माना था, z माना था, कुछ भी माना था,
लेकिन अब अगर आपको समय बचाना है तो हम लोग इस पे बात करेंगे, कंपेयरिंग रेशियो, यूनिट के साथ कंपेयर करना। सिमिलर रेशियो क्या होता है कि अगर बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई होती है जो हम समझ सकते हैं कि करना क्या है, लेकिन बहुत बार बहुत ऐसी चीजें लिखी हुई रहती हैं जो हमारे समझ में नहीं आता है। तो जब जो बात हमें समझ में नहीं आती है तो उसके लिए उसके जैसा कोई वैल्यू हमको लेके आना पड़ता है जो हमारे समझ में आए। नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को समझाने के लिए किसी को हमको लेके आना पड़ता है जो उसकी बातों को हमको समझाए। बहुत बार क्या होता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में जब जाते हैं तो ये सारे भाषा के ज्ञाता नहीं है, तो जब वहाँ भाषण देते हैं ना तो उनका एक ट्रांसलेटर होता है, जो बात ये कहते हैं उसी को वो ट्रांसलेट करके वहाँ के लैंग्वेज में डिफाइन करता है, तो लोगों को बात समझ में आती है। तो उसके जैसा सिमिलर, जिसकी बातों को समझना आसान हो, उसको कैसे लाया जाता है रेशियो में। समझना आसान हो कहने का मतलब कि अगर मैं सिंपल सा एक बात आपसे कह देता हूं कि अब यही वाला टोटल वैल्यू 60 है, टोटल वैल्यू तो 60 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ रेशियो समझ में नहीं आ रहा है। कहता है A/B है 2/3 और B/C भी है 2/3, 2/3। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे उतना आसान नहीं है जितना आसान वहाँ था। यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा था, हम लोग समझ सकते थे कि A और B दो लोग हैं जिनके बीच 60 डिवाइड करना है, हमने 5 यूनिट बराबर कर दिया। यहाँ पे भी 60 डिवाइड करना है और लोग 3 हैं लेकिन टर्म 4 दिया हुआ है। पहले इसका इसके साथ कंपेयर, फिर इसका इसके साथ कंपेयर। ये डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? जब तीनों प्रोपोर्शन में होंगे, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा मैं कि तीनों का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे k मानूं, जैसे वहां मैंने मान लिया था 2k और 3k, यहाँ पे अगर इसको 2k मानूंगा तो ये 3k होगा, फिर इसको 2k मानूंगा तो ये 3k होगा। और हम लोग यहाँ 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3k नहीं कर सकते क्योंकि b को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, b को देना तो एक ही बार है। तो ऐसी हालात जब आती है, जब हमको ये बात समझ में नहीं आता कि इस रेशियो को क्या किया जाए, तो हम लोग इसके जैसा, इसके समरूप, इसके बराबर एक मान निकालते हैं जिसको हम लोग सिमिलर रेशियो कहते हैं। इसके बराबर एक मान निकालना, इसके बराबर मान निकालना बहुत आसान है। आप इस बात को जब समझेंगे ना, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसा पढ़ते हैं जो समझ में तो नहीं आता, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन हमको याद है कि क्या करना है, तो हम लोग बना लेते हैं। लेकिन मैथ तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा एग्जाम क्या करता है, हमारा एग्जाम हमसे खेलता है। वो जो आप पढ़ के गए हैं, जो आप रट के गए हैं, वो नहीं देगा, उसके जैसा देगा। अब उसके जैसा तो वही बना पाएगा जो समझ के गया है, कुछ चेंज करेगा। तो जब आप समझ के जाते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं। अब जैसे इसको बनाना है तो पहले इसको एकदम आराम से समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। होता क्या है कि यहाँ पे बोला कि हमें 3 वैल्यू लेना है ABC ऐसे 3 वैल्यू लेना है। कहता है A का वैल्यू 2 लेना है, तो मैंने A का वैल्यू 2 ले लिया, और B का वैल्यू 3 लेना है, B का वैल्यू 3 ले लिया। कहता है अगर A को 2 रुपया मिलेगा तो B को 3 रुपया मिलेगा, अगर A को 2 यूनिट मिलेगा तो B को 3 यूनिट मिलेगा। फिर कहता है अगर B को 2 यूनिट मिलेगा तो C को कितना मिलेगा, लेकिन B को तो ऑलरेडी हम 3 यूनिट दे चुके हैं। इस बात को समझिएगा, अगर A को 2 यूनिट मिलेगा तब B को कितना यूनिट मिलेगा, 3 यूनिट। B को तो 3 यूनिट मिल गया। अब कहता है अगर B को 2 यूनिट मिलेगा तो C को 3 यूनिट मिलेगा। तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि अगर B को 2 मिलेगा तब ना C को 3 मिलेगा, लेकिन अगर B को 3 मिलेगा तो C को क्या मिलेगा। ऐसा समझ सकते हैं कि प्राइस ऑफ 2 मैंगो इक्वल टू 3, देन प्राइस ऑफ 3 मैंगो इज व्हाट। सिंपल, एक एक नियम बोलते हैं इसको, कॉमर्शियल मैथ्स में सबसे बड़ा नियम। तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे ना
ये अगर 3 है तो इसको 3 बना देंगे, यही करेंगे ना। कि अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा, समझेंगे। अगर ये 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये कितना होगा? 3/2। लेकिन ये कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो ये 9/2 यूनिट होगा कि नहीं? ये कितना होगा? 9/2। आप इस बात को समझ रहे हैं? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं समझ रहे, उसका कारण है कि बहुत बार वही वाली बात है ना, कि जो चीज़ हम जानते हैं ना उसमें हम प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते। हमको ऐसा डर लगता है कहीं भूल ना जाए। लेकिन प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल से ज्ञान का विकास होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और ये प्रैक्टिस सेशन में ना गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां सीख देती हैं। कहता है जब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो गलती करो, जो आपसे बन रहा है उसी को मत बनाते रहो, जो नहीं बन रहा है उसको प्रयास करो, गलती करो और सीखो, क्योंकि आपको बढ़ना है। अगर 10 क्वेश्चन हमसे बन रहा है और किसी ने कह दिया कि नहीं 10 क्वेश्चन में बस आपको पास करने पे ध्यान देना है, तो ऐसा नहीं है। आप 10 को 15 करने का प्रयास करो, 17 करने का प्रयास करो। बहुत बार बच्चे 1-2 नंबर से फेल कर जाते हैं, तो अगले साल जब वो आते हैं ना तो वो 2-4 नंबर ज़्यादा करके आते हैं, कि 4 नंबर पे कमांड मेरा ज़्यादा हो, मैं बढ़ा सकूँ अपने मार्क्स को। तो आपको इस बात का फोकस रखना है। जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आता है वो सीखना है, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस सेशन है। इसमें बिल्कुल सीखिए, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं उतना ज़्यादा सीखिए। एक बार जब आप फॉर्म भर लेते हैं ना, सामने एग्ज़ाम होता है, तब कहा जाता है कि अब सीखना नहीं है, अब जो जानते हैं उसका प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एग्ज़ाम पास करने में तब मज़ा है ना जब एक ही अटेम्प्ट हो, पहला एग्ज़ाम हो और आप पास कर जाएं, तभी मज़ा है। 5, 7, 10, 15 बार एग्ज़ाम दे करके पास कीजिएगा ना, आपको भी उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना पहला बार पास होकर के कोई आता है, पहला एग्ज़ाम दिया, बोला मेरा पहला एग्ज़ाम था, आप क्रैक्ड। तो हमेशा यूनिक तो बनना ही पड़ता है अगर आप विद्यार्थी हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, मोटिवेट रखना है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से मोटिवेट रखना है। डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। चाहे जिसको जो बोलना है बोले, आपका विश्वास ये होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम निकल रहा है तो निकल रहा है। जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया कि आप पास करेंगे तो करेंगे, वो कोई नहीं रोक सकता, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। टीचर एक गाइडलाइन होता है, मेहनत बच्चे करते हैं, पढ़ना उनको होता है, तो आपको ही पढ़ना है, आपको ही प्लान बनाना है। मैं तो बता सकता हूँ कैसे बनाना है, तो फिर आते हैं यहाँ पे। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीज़ें समझ के फ़ायदा हो जाती है। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ कि अगर ए को 2 तो बी को 3, मैंने बी को 3 दे दिया, लेकिन अब कहता है नहीं बी को 2 ही मिलेगा, तब सी को 3 मिलेगा। तो बी को तो हम 3 दे दिए हैं, तो अब बी को हम 3 बनाने का प्रयास करेंगे। बी को कितना बनाने का प्रयास करेंगे? इसको 3 बनाने के लिए हमको गुना किससे करना पड़ेगा? 3/2 से। इसको किससे गुना करना पड़ेगा? तब ये कितना बन जाएगा? इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा? तो ये बन जाएगा 9/2। यही बात मैं कह रहा था। अब देखो, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 9/2। रेशियो कहता है कि अगर आप इसको करना है तो इसको इससे गुना कर दो। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 9। एक्चुअली में यही चीज़ें होती हैं, 4 6 9। जब भी आपको सिमिलर रेशियो बनाना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब लोग कहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन आया ना, ये फ्रैक्शन में नहीं रखूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, तो मैं फ्रैक्शन को हटाना चाहता हूँ। फ्रैक्शन नहीं रखने के लिए लोग सिखाते क्या है कि इन दोनों को आपको बराबर करना है। किसको बराबर करना है? इसको और इसको। इसको और इसको क्या करना है? बराबर। तो मैं इसको 3 से गुना कर दूंगा और इसको 2 से, बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको 3, सिंपल सा बात है। अगर मैं फ्रैक्शन में इक्वल हो गया, अगर मैं चाहता कि नहीं मैं फ्रैक्शन में इक्वल ना करूं, फ्रैक्शन नहीं आए, तो मैं क्या कहता? मैं कहता देखो, ए बी सी तो है ही, ये ए बी सी तो ये है ही, और ए को 2 और बी को 3 है। अब कहता है नहीं, बी को 2 और सी को 3 है, तो ये बी का वैल्यू 2 और ये बी का वैल्यू 3, इन दोनों को बराबर बनाना है। तो मैं इसको गुना करूंगा किससे? 2 से। और इसको गुना करूंगा किससे? 3 से। तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? और इसको किससे करना पड़ेगा? 2 से। अब ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। तो जो दोनों में कॉमन है उसको इक्वल कर देना है। दोनों में कॉमन है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है।
इन दोनों बी को बराबर बना देना है, इन दोनों बी को बराबर बना देना है। कैसे बराबर बनाएंगे? बड़ा सिंपल है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसको मैं इरेज करके ऐसे 3 नहीं लिख सकता हूँ, दोनों को बराबर बनाना होगा। मैं इसको गुना करूंगा 2 से, इसको गुना करूंगा 3 से, सिमिलर रेशियो इसी को बोलते हैं। 3 तक ठीक है, 3 तक ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन 3 से जब ज़्यादा आ जाता है ना तो परेशानी बड़ी हो जाती है। तो वैसे कंडीशन के लिए फिर हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि और कुछ हो सकता है क्या। तो और कुछ हो सकता है, बड़ा सिंपल है कि और कुछ में नहीं करना होता कुछ भी, आपको सिमिलर रेशियो निकालना है। सिंपल आप ऐसे कर दें, दो, ऐसे बहुत सारे देयर आर मोर देन तरीका जिससे आप इसको सिमिलर कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही चलता है कि अगर मुझे ए बी सी फाइंड करना है तो मैं ए बी सी लिख दूँ और ए के सामने ए का वैल्यू, बी के सामने बी का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ऐसे लिख दिया, ऐसे हो गया। अब चूंकि देखो, मैं इस 2 को यहाँ लिखूंगा, क्यों लिखूंगा उसका कारण है। मैं इस 2 को यहाँ लिखूंगा, इस 2 को यहाँ लिखूंगा और इस 3 को यहाँ लिखूंगा। उसका कारण है कि जब मैं इन दोनों को बराबर बनाऊंगा तो इसको गुना करना पड़ेगा किससे? 2 से, और इसको किससे? 3 से। इसको गुना करना पड़े 2 से, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना, यही वाला 2 ना, इसी 2 से इसमें भी गुना करना है और इसी 2 से इसमें भी गुना करना है। तो मैं इस 2 को यहाँ लिख करके गुना कर दिया कि मैं 2 दूनी 4 हो गया। इस 2 से मैं इसमें गुना किया तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये 3 इधर एक्सटेंड होगा क्योंकि इसको 3 से गुना करना है, तो 3 3 जा 9 हो गया, 4 6 9। तो हम लोग कह दिए 4:6:9 हो गया इक्विवेलेंट रेशियो। बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा, कि अगर कभी भी मेरे से इक्विवेलेंट निकालना है 3:4 और 3:2 इक्विवेलेंट बनाना है तो बड़ा सिंपल है। अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है। इन दोनों को क्या बनाना है? इक्वल, चाहे जैसे बनाए। हम यहीं इसको गुना कर देंगे 3 से, इसको गुना कर देंगे 4 से, इसको गुना कर देंगे 4 से, इसको गुना कर देंगे 3 से। ये इक्विवेलेंट हो गया, यही हुआ ना। ये हो गया 9, ये हो गया 12, 9 12 8, 9 12 8 हो जाएगा, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ये है, 9 12 8 हो गया। तो इक्विवेलेंट बनाना बहुत आसान है। इक्विवेलेंट पे एक्चुअली अकेला ये टाइप नहीं है, इक्विवेलेंट में बहुत सारे टाइप आपको मिलेंगे इक्विवेलेंट बनाने के, लेकिन उसमें ये भी एक टाइप है जिसको इक्विवेलेंट हम लोग बोलते हैं। ऐसा करके हम लोग इक्विवेलेंट बना सकते हैं। लेकिन जब मोर देन टर्म होते हैं, जब मोर देन टर्म होंगे, जब 2 से ज़्यादा होंगे, जैसे अगर मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, अगर मैंने कहा कि A/B 2:3 है, B/C 2:3 है, C/D 2:4, 2:5, 5 है। हमसे आप पूछेगा, अब कितने टर्म्स हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, 4 टर्म्स। तो हमसे पूछेगा कि बताइए A/B/C/D क्या होगा? यही तो सिमिलर है, यही समरूप है। अब ये निकालना है। अगर मैं इसको बराबर करने का प्रयास करूंगा तो क्या होगा? देखो, इन दोनों को आपस में बराबर करना होगा, है ना, और फिर इन दोनों को आपस में बराबर करना होगा। तो मैं इधर से चलता हूँ तो ये तो बराबर है ही ऑलरेडी, ये 2 है और ये भी कितना है? 2, है ना। इसको इससे बराबर करना है, इससे नहीं। इसको बराबर करना है, इसको, इसको इसके साथ। तो जब ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगे तो हमारे कन्फ्यूज़न बढ़ जाएंगे। अब उतना कन्फ्यूज होने से तो अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट इसको लिखना उचित समझते हैं कि ऐसे करके लिख दें, 2 3, 2 3 और 2 5। हम लोग ये ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि ऐसे कर देंगे, काम हो जाएगा। अब चूंकि इसको यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ भी 3 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है,
ये हो जाएगा 8, 12, 18 और 45। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें भी तो समय लग गया, इसमें भी समय लग गया, लिखना पड़ा। कहता अगर ये भी आप नहीं चाहते हो ना, तो आप सिंपल इसको ऐसे कर सकते हो। आप सिंपल इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको लिखो ए बी, बी सी, सी डी, ऐसा लिखो। ये है 2:3, ये है 2:3, ये है 2:5। अब सिंपल है, अगर आप इसको गुना करते हैं तो इनिशियल टर्म मिलेगा ए, तो इसको हम लोग गुना कर दिए, 8 हो गया। तो हमने बोला ए का वैल्यू तो 8 आ गया, और इसको गुना किया तो डी का वैल्यू आ गया 45। ये दोनों तो आ गए, और 2 आ गए, तो मिडिल वाले तो 2 आ ही जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर ए का वैल्यू 2 है तो बी का वैल्यू 3 है। अब ए को मैंने 4 गुना बढ़ा दिया, 2 चौका 8, तो बी भी 4 गुना बढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगा 12। मैंने लिख दिया 12। फिर सिंपल है, अगर बी 2 है तो सी 3 है, तो बी को तो मैंने 12 लिख दिया है, ये गुना तो ये 18 हो जाएगा। तो ऐसा करके भी हम लोग बना सकते हैं। अब आ जाती है ये, इसको गुना क्यों करते हैं ए के लिए, और इसको गुना करते हैं क्यू डी के लिए। ये ए क्यों आया, ये डी क्यों आया, ऐसा अगर दिमाग में चल रहा होगा, तो मैंने बताया था कि जब इसको मैथमेटिकल कन्वर्जन हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए बाई बी, यही होगा, बी बाई सी, सी बाई डी। अब देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो आएगा क्या, ए बाई डी। इसलिए ए रेशियो डी आता है। मिडिल वाले टर्म को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट का टाइप फर्स्ट था, इक्विवेलेंट या सिमिलर जब भी निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे आपको। इसके बाद और क्या मिलेंगे, इसके बाद और आपको मिल सकते हैं ऐसे वाले, इसके बाद आपको ऐसे वाले मिल सकते हैं, इसको भी इक्विवेलेंट बोलते हैं। बहुत बार हमसे देखने को मिलता है इस टाइप का। टू ए, थ्री बी, रेशियो 4 सी, ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसके इक्विवेलेंट में भी रेशियो अगर हमको निकालना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये भी इक्विवेलेंट का है। अगर इसको सिमिलर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, 2a/3b को क्या लिखेंगे, 2a/3b, 2a बाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा 2a/3b। इसको क्या लिखूंगा, 3b/4c, ऐसा क्या, इक्वल नहीं होगा ये, इक्वल क्यों होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करें, देखो सिंपल है, इसको हम लोग a/b लिख सकते क्या, a/b लिख सकते क्या, क्या लिख सकते, 3/2, a/b क्या लिख सकते हैं, 3/2, और इधर से b/c लिख सकते हैं, 4/3। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसका मतलब a रेशियो b जो है वो 3/2 है, b रेशियो c है 4/3, यही है ना। फिर हम लोग ए बी सी बना लेंगे, ए बी सी, ये है 3, ये है 2, ये है 4, ये है 3। सिंपल है, इसको 4 बना लेते हैं,
यही ना, ये हो गया 6, ये हो गया 4, और ये हो गया 3, 643 हो गया, 643 हो गया, 643 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ से ए बाई बी निकलेगा और यहाँ से बी बाई सी निकलेगा। फिर हम लोग इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। या तो अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एक बात बताओ, अगर मैं सबके बराबर में के मान लूं तो 2a बराबर के होगा, ए बराबर के बाई 2, बी बराबर के बाई 3 और सी बराबर के बाई 4। फिर हम लोग एलसीएम लेंगे और निकल जाएगा। के तो कांस्टेंट है। सबसे सिंपल क्या है कि जब भी आपको ऐसा करना हो तो जिसका वैल्यू निकालना हो उसको बंद करके बाकी दो को गुना कर दीजिए। अगर हमको ए चाहिए, इसको बंद कर दीजिए और इन दोनों गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। बी चाहिए, इन दोनों गुना कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा? ए। अब इसको काट दीजिए, 6 4 3 हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। आप ऐसा भी कर सकते हैं। जब भी इक्विवेलेंट रेशियो निकालने की बात होगी तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे इक्विवेलेंट रेशियो के। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उस पे आएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो पे। ये क्वेश्चन, ये इक्विवेलेंट रेशियो का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है इसमें। इफ अ सम ऑफ मनी is to be divided between A, B and C such that A's share is equal to twice of B's share and B's share is 4 times of C's share, then find their share ratio। इक्विवेलेंट रेशियो का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, एकदम आराम से बना लेना है और जल्दी बना लेना है। टाइम किसी भी हाल में नहीं लगना चाहिए। 241 होगा। अब देखो 241 होगा, उतना काम नहीं करना है जितना आप लोग करते हैं। आप सिंपल देखो, बोलता ए का शेयर, ए का शेयर जो है वो इक्वल है बी के दुगने से। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए बाई बी बराबर 2/1, यही ना? हाँ, और बी बाई सी बराबर 4/1, यही ना? बी शेयर इज 4 टाइम्स ऑफ सी शेयर। ठीक है, ठीक है, आप कुछ मत करो, बी को 4 कर दो, इसको भी 4 कर दो। ये आ गया 8 4 8 4 1।
अच्छा, 20 शेयर इज 4 टाइम्स, यहाँ पे ए शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 20। हाँ एकदम होगा, सही बात है। ये ये गलत हो गया है, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा। 20 शेयर, 20 शेयर इज 4 टाइम्स। नहीं, बी का शेयर, बी का शेयर सी के शेयर का 4 गुना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी का शेयर, 20 शेयर इज, देखो इधर, 20 शेयर इज, बी का शेयर है 4 गुना सी के शेयर के, 4 गुना है, तो इसलिए यही होगा, 841 होगा, 841 होगा। आप सिंपल इसको लिख लो ना, अगर परेशानी है। देखो, ए शेयर इज इक्वल, तो ए का शेयर जो है वो बराबर है बी के 2 गुने से, यही है ना। और फिर कहता है 20 शेयर इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ सी शेयर। यही तो सिंपल है, यहां से A/B और वहां से B/C निकलेगा। बिल्कुल सिंपल था। अब इसमें गलती ऑफ और एंड का कुछ है ही नहीं, आईज लिखा हुआ है। जल्दी में, लेकिन ए तो होगा, लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा लगा ना। आप एक बात बताओ, यहां से केवल A B C क्या होगा? ये तो 3:7 है। और क्या लिखा है देखो, ये जो है ना, ये सी का कितना है? 5/7। ये सी का 5/7 है। आप खुद सोचो, सी का 5/7 बराबर 7, यही ना दिया हुआ है। सी का 5/7 है ना, सी का 5/7 बराबर 7। सी बराबर क्या होगा? 49/5, यही होगा ना। अब इस 5 को इधर लेके आ जाओ, ये 15 हो गया, 35 हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया। अब जोड़ लीजिए, 90, 1000 हो गया। और अंतर पूछा इन दोनों का, ए और ए और सी का, सॉरी, इसका और इसका, 34 यूनिट, 34,000, 34,000 ये लिखा हुआ था ना। वेरी गुड। ओवर। इसमें नहीं है तो किस में है?